10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रखा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और उसके अंदर हमने लास्ट टॉपिक किया था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उसका हमने फॉर्मूला जो सीखा था वो क्या था, F इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते थे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स अगर है हमारे पास, हम चाहते, देखो उसमें क्या था कि हमें फोर्स निकालना है एक मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए कंडक्टर के ऊपर, उस कंडक्टर में करंट चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अपने को क्या गिवन है कि कंडक्टर में करंट चल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है कि हमें उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, यानी कि आसपास एक मैग्नेट भी होना चाहिए। और तीसरी चीज़ इसमें क्या है कि उसको ऊपर हमें बताना है कि फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीज़ें हो गई। तीन चीज़ें क्या क्या है, वन इज़ फोर्स, वन इज़ मैग्नेटिक फील्ड एंड वन इज़ करंट, थर्ड वन इज़। ठीक है, आप इसको FBI से लर्न कर सकते हैं। ये तीन फिंगर्स अपने को यूज़ करनी है, दो फिंगर और एक थंब। थंब अपने को बताता है फोर्स, ये अपने को बताता है फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये मिडिल फिंगर हमें बताती है करंट। ठीक है, इसी के जैसा हमारे पास एक और आता है, वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो ये क्या कहते हैं अपने को, ये भी सेम चीज़ें के ऊपर ही बात करता है, FBI के ऊपर ही, लेकिन इसके अंदर हम राइट हैंड यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो दोनों में फ़र्क क्या है, इसको हम यूज़ करते हैं जब हमें फोर्स निकालना हो, टू फाइंड। ठीक है, और ये दो चीज़ें इसमें गिवन होती है। और राइट हैंड रूल को हम यूज़ करते हैं जब हमें ये दो चीज़ें गिवन हो और ये हमें निकालना हो। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम कब निकालते हैं, आई करंट फाइंड करने के लिए। करंट कौन सा होता है, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, जो अपना आज का टॉपिक है, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का मतलब होता है जो करंट अपने आप जनरेट होता है अलग अलग चीज़ों से। ठीक है, जैसे अपने पास इसमें यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमने इसको एक्टिविटी को ऐसे किया था, इधर अपने पास एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या रख दिया, एक एल्यूमिनियम या कॉपर की रॉड रख दी, और इसको हमने ऐसे सर्किट के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें करंट पास करते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। ठीक है, ये चीज़ हमने सीखी थी, और उसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, और उससे फोर्स कितना लग रहा है वो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर बैटरी नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास बैटरी नहीं है, तो क्या इसमें से करंट चलेगा, आंसर है करंट नहीं चलेगा। अब इसमें देखो क्या है, हमारे पास तीन चीज़ें हैं, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। इनमें से दो चीज़ें हमें गिवन हो तो हम तीसरी चीज़ को निकाल सकते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, माइकल फैराडे, उन्होंने सोचा कि अगर हम करंट चलाते हैं, ठीक है, अगर हम करंट चलाते हैं तो चीज़ों में मोशन शुरू हो जाता है, दैट इज़ फोर्स। तो क्यों ना हम इस चीज़ को उल्टा कर दें कि हम खुद मोशन ले आएँ और मोशन की वजह से करंट बन जाए। मोशन मतलब फोर्स लगेगा, फोर्स कैसे तो मोशन आएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि इसका उल्टा कर देते हैं, यानी कि हमने इन्हें क्या किया, इन्होंने इस तरह से एक कोइल उठाई, दिस इज सोलिनॉइड शेप। ठीक है, और यहाँ उन्होंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ओके, गैल्वेनोमीटर अपने पास एक डिवाइस है जो करंट की डायरेक्शन पता लगाता है कि करंट लेफ्ट में चल रहा है या राइट में चल रहा है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक मैग्नेट को रखा नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने इन एक्सपेरिमेंट को किया, और उन्होंने क्या कहा, देखो अब मैग्नेट है तो अपने पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, यानी हमें B मिल चुका है। अगर हम इसके पास से, देखो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, नॉर्थ में से निकलता है और साउथ में उसकी एंट्री होती है। ठीक है, अब अगर ये दूर है तो कोइल के साथ टच मैग्नेटिक फील्ड कम है, अगर मैं इसको पास ले आऊँ तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड का टच या मैग्नेटिक फील्ड के एक्सपोज जो इसका एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम इस मैग्नेट को पास लेकर आते हैं, इसका टच वाला मैग्नेटिक एरिया इंक्रीज़ हो गया, और दूर लेके जाएंगे तो डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, ये चीज़ अपने को पता लगती है। दूसरी चीज़, हमें मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दिया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा, फोर्स लगा दो। फोर्स लगाने का मतलब एक बार आप इसको इधर लेकर आओ, एक बार आप इसको उधर लेके जाओ। तो जैसे ही वो इसको इधर लेकर आए तो हमारे पास फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ गए। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि करंट चलने लगा। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट, उन्होंने इसको पुश किया, पुश टुवर्ड्स कोइल, और क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, करंट फ्लो। करंट फ्लो कैसे ऑब्जर्व किया उन्होंने, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बाय
ऑब्जर्विंग डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की। जैसे उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, उन्होंने मैग्नेट को वहीं रोक दिया। वहीं रोकने का मतलब फोर्स लगाना बंद, और जैसे ही फोर्स लगाना बंद तो एक चीज़ खत्म, मैग्नेटिक फील्ड तो है तो करंट भी रुक गया। ठीक है, यानी कि जब उसको पास लेकर आ रहे थे, जब तक उस पर फोर्स लग रहा था तब तक उसमें करंट चल रहा था। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की और उन्होंने इसको एक लॉ के रूप में नाम दिया। तो उन्होंने लॉ क्या दिया कि जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। ठीक है, तो उसके एक ही वर्ड के अंदर आ गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे वैसे वैसे करंट बनेगा। तो दिस इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से है, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट की हेल्प से, और इंडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। और उसका लॉ क्या है कि जब जब मैग्नेट को चेंज करेंगे, जब जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तब तक उसमें करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो एक बार हम इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन और एक्टिविटी को नोट कर लेते हैं। ये है हमारे पास माइकल फैराडे की एक्टिविटी जो उन्होंने की थी। इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन इस एक्टिविटी का नाम है। और इन्होंने सबसे पहले इसमें क्या किया था, तो हम इसको लिख देते हैं पहले, दिस इज सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन में देखिए क्या है अपने पास कि सबसे पहले उन्होंने मैग्नेट को पास में पुश किया, तो उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया। फिर उन्होंने उसको दूर लेकर गए, फिर उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, क्योंकि पहले इंक्रीज़ हो रहा था, बाद में डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब इसमें आता है अपने को कैसे पता लगा कि एंटी क्लॉकवाइज है, और अपने को कैसे पता लगा कि ये क्लॉकवाइज है। तो ये ऑब्जर्वेशन थी, और उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जैसे जैसे पास लेकर आएंगे वैसे वैसे इंक्रीज़ हो रहा है, और नेचर का रूल है कि वो चाहती है कि चेंजेस ना हो। ठीक है, तो चेंजेस ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर नॉर्थ आ रहा है तो उसको दूर करने के लिए कौन लाएगा, यहाँ पर अपने आप एक नॉर्थ पोल बनता है, और नॉर्थ पोल बनाने के लिए कौन सी डायरेक्शन में करंट चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज में। ओके, तो जैसे ही नॉर्थ पास में आएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स घूमना शुरू करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से यहाँ पर एक नॉर्थ पोल क्रिएट होगा और वो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही हम उसको और भी पुश करके पास लेकर आएंगे तो वही जो एनर्जी है जो हमें इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ रहा है, वही एनर्जी विल चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, ये आपको स्कूल में हो सकता है करवाई जाए। आप इसको खुद भी बड़े आराम से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक लोहे की कील के ऊपर या लोहे के किसी सरिये के ऊपर, छोटे से टुकड़े के ऊपर आप कॉपर के वायर को लपेटना शुरू कीजिए। ठीक है, फिर उसके एक कोने को गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से और दूसरे पार्ट को गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से जोड़ दीजिए, और उसके बाद आप उसके ऊपर एक मैग्नेट को रब कीजिए, तो आप उसमें देखोगे कि उसके अंदर डिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, ये एक्टिविटी बड़े आराम से की जा सकती है। तो उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व क्या किया कि जैसे ही हम नॉर्थ को पास लेकर आए तो एंटी क्लॉकवाइज चला, क्यों, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा था। सेकंड केस में जब उसको दूर लेकर जाएंगे तो नॉर्थ डिक्रीज़ हो रहा है, और नॉर्थ को डिक्रीज़ होने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, साउथ लेकर आना पड़ेगा। साउथ ही तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो उसके लिए यहाँ पर क्लॉकवाइज आ गया। ठीक है, और जब हम मैग्नेट को, जो एक्सटर्नल मैग्नेट है, हम इसको हिलाना बंद कर देंगे तो नो मूवमेंट, नो फोर्स, सो नो मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से जो फैराडे का लॉ आया, तो फैराडेज लॉ, वो उन्होंने कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उन्होंने यूज़ किया था वर्ड फ्लक्स, तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंड्यूस वोल्टेज। वोल्टेज का दूसरा नाम ईएमएफ होता है, लेकिन हम वोल्टेज ही ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ वोल्टेज होगी करंट तो वही चलेगा, सिंपल सी बात है। फाई इज फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है फील्ड मल्टीप्लाई एरिया। क्योंकि हम यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है, एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होगी, तो ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स एरिया की मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, फैराडे लॉ क्या कहता है कि जितना आप फ्लक्स को चेंज करोगे, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि अब इसमें आप सोच के देखिए कि आप इसको एक तो यहाँ से भी तो आप मैग्नेट को चेंज करोगे इतनी दूर से, तो भी तो उसके अंदर कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हम फ्लक्स लेते हैं यानी कि कितने एरिया के हो रहा है, तो हमें इस एरिया के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो इस एरिया में से कितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है वो क्या बनाएगा, वोल्टेज बनाएगा। ठीक है,
वो वोल्टेज बनाएगा और उस वोल्टेज की वजह से करंट इंड्यूस होता है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इन्होंने एक तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, एक इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया था जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो हम अब म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं। एक बार आप इस चीज़ को नोट कर लो। ये है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, हम एक ही रोड के ऊपर दो कोइल्स को लपेट देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही हम इसके अंदर, जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते ही क्या होगा, इसमें से करंट का फ्लो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। जैसे कि देखिए इसमें सोच के देखो इसमें कि मान लो इस वायर में से 2 एम्पियर करंट चल रहा है, तो क्या 0 से 2 एक ही दम से हो गया होगा? थोड़ा बहुत तो टाइम लगा उसको, तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगा ही होगा। उस थोड़े बहुत टाइम के लगने में, यानी कि धीरे धीरे करंट इंक्रीज़ हो रहा है। अगर करंट इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके साथ साथ धीरे धीरे मैग्नेटिक इफेक्ट भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है कि जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, जस्ट ऑन करना है, उसी टाइम हम क्या देखते हैं कि उसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि धीरे धीरे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँचेगा, और जब तक वो मैक्सिमम पे पहुँच रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है, और ये इसके साथ है, तो इसका मतलब इसके ऊपर इफेक्ट आएगा, तो इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ऑब्जर्व करेंगे, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे हम इस स्विच को ऑफ करेंगे तो करंट 2 से 1.9, 1.8, 1.7, फिर 1, फिर 1, 0.5 और फिर 0, धीरे धीरे करंट कम होगा, और धीरे धीरे करंट कम होने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड कम होने का मतलब क्या है? कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम, चेंज तो हो ही रहा है। चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा और डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। अपोजिट में क्यों हो जाएगी? क्योंकि पहले इंक्रीज़ हो रहा था और बाद में डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम स्विच को काफ़ी लंबे टाइम तक ऑन या ऑफ छोड़ देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में हमें चेंज ही ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि करंट या तो मैक्सिमम होगा या 0 होगा। ठीक है, जिसमें 2 एम्पीयर का करंट चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अकॉर्डिंग रहेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज ही नहीं हो रहा। और फैराडे का लॉ क्या कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है तो ही करंट बनता है। ठीक है, तो ये है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। देखो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में से एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, कई बार डायरेक्ट 5 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको देखो करना क्या है, उसमें क्या होगा कि आपको इस तरह से लिखा होगा कि व्हाट विल हैपन व्हेन स्विच इज़ ऑन। ठीक है, या फिर व्हाट विल हैपन व्हेन स्विच इज़ ऑफ, या फिर उस केस में हो सकता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन साउथ पोल इज़ इंसर्टेड नियर द कोइल, या फिर व्हाट विल हैपन इफ नॉर्थ पोल इज पुल्ड अवे फ्रॉम द कोइल। तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अभी आपकी स्क्रीन पर है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं इनकी डायरेक्शन निकालने के लिए, किसकी? इंड्यूस्ड करंट की। ठीक है, अभी हमने जो फैराडे के 2 लॉज पढ़े हैं उसमें करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन आपके सामने है, स्ट्रेच द 4 फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उसमें वही है, इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें हमें करंट निकालना है। तो देन इफ़ थंब यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन एंड 4 फिंगर यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो गिवन, देन मिडल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो ये था आपका म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। ओके, अभी जो हमारे पास टॉपिक है वो बचा है हमारा इस चैप्टर का, वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसका मतलब है कि हम घरों में जो सर्किट यूज़ करते हैं वो किस टाइप के होते हैं। ओके, तो घरों में जो हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कि जो घरों में सर्किट यूज़ होता है उसमें क्या क्या उसकी खासियत होती है। तो पहली खासियत होती है कि एवरीथिंग इज़ इन पैरेलल। हम घरों में पैरेलल कनेक्शन यूज़ करते हैं। पैरेलल कनेक्शन क्यों यूज़ करते हैं? ताकि सबको वोल्टेज सेम मिले। एक्चुअली देखिए क्या है कि हम वोल्टेज को अलग अलग के लिए डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है। ठीक है, लेकिन अगर हम वोल्टेज को सभी को एक ही टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उन सबको बनाया जाता है, उन सबको डिज़ाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए, और इंडिया में वो जो वैल्यू है वो कितनी है? 220 वोल्ट। ठीक है, तो घरों में कितनी वोल्टेज आती है? 220 वोल्ट आती है। ओके, दूसरी चीज़ इसमें है कि घरों में कौन सा कनेक्शन यूज़ करते हैं हम? पैरेलल, ताकि हमें हर एक का स्विच अलग अलग मिल जाए, हर एक का बटन अलग अलग मिल जाए। ठीक है, तीसरी इसकी खास बात है कि अगर घरों में हम पैरेलल यूज़ कर रहे हैं तो सब में वोल्टेज सेम होगी लेकिन करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। तो करंट हर एक को अलग अलग चाहिए, ट्यूबलाइट को करंट कम चाहिए
और जो अपने फैंस है उसको करंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए, एसी को और ज़्यादा चाहिए, कूलर को ज़्यादा चाहिए, टीवी को चाहिए। तो इन सब की करंट की वैल्यू अलग अलग है। अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो सबको करंट सेम लगेगा, ठीक है। दूसरी खास बात यह है कि हमें हर एक का स्विच अलग मिल जाता है। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हर एक का स्विच भी अलग मिल जाता है, ठीक है। दूसरी इसमें जो नेक्स्ट जो खास बात है, हम घरों में यूज़ करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। हम घरों में कौन सा यूज़ करते हैं, दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे पास ये एक नया वर्ड आया है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसी। और जो वैसे हमारे पास बैटरीज में होता है, जो अब तक हम पढ़ रहे थे, वो था डायरेक्ट करंट। सबसे पहले तो हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। दिस इज़ डीसी, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है। देखो अभी आपने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, उसमें आपने देखा था कि डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। एक बार करंट क्लॉकवाइज आ रहा है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो जो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है उसको एसी बोलते हैं। तो ये क्या है, चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। इंडिया के लिए वो टाइम क्या है, वो है, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं वो है 50 हर्ट्ज़। और 50 हर्ट्ज़ अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। हमने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड कितना आया अपने पास 1/50 सेकेंड्स, ठीक है। ये कंप्लीट वेव का टाइम है। कंप्लीट वेव का मतलब करंट जो है वो इस तरह से चलता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में इंडिया में हम यूज़ करते हैं 50 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़ की भी कुछ चीज़ें होती है, इसको यूज़ किया जाता है। तो करंट डायरेक्शन कितनी देर में चेंज कर रहा है, तो यहाँ से तो ऊपर है, यहाँ पर वो नीचे आ गया। इसका मतलब एक बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन चेंज करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, t/2 सेकेंड, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि वो 1 सेकेंड में 100 बार अपनी डायरेक्शन बदलता है, ठीक है। डायरेक्ट करंट की खास बात है कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। इसकी दूसरी खास बात है कि ये महंगा है, इट इज़ कॉस्टली, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या हो जाएगी, ये सस्ता पड़ता है, इट इज़ क्वाइट चीपर, ठीक है। निकोला टेस्ला थे जिन्होंने एसी करंट दिया था, और एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट दिया था, और डायरेक्ट करंट देने वाले थॉमस एडिसन थे, ठीक है। ऐसा आपने बुक्स में पढ़ा होगा पहले भी। तो ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तीसरा ये है कि इसमें एनर्जी लॉस कम होता है। खास बात इसकी, एनर्जी लॉस इज़ वेरी लेस, एनर्जी लॉस ऑफ ट्रांसमिशन। को याद है H=I²RT, जैसे करंट चलेगा वैसे वैसे हीट बनेगी, तो हीट का लॉस ही तो हो रहा है वो। जैसे अपने यहाँ से आप मान लीजिए आपके शहर से आपके दूसरे शहर तक जो लाइट आती है, जो बीच में तारें बिछी हुई हैं, तो उन तारों के अंदर करंट चलेगा, वायर्स के अंदर चलेगा, तो उसका रेजिस्टेंस होगा तो वायर गर्म हो जाएंगी, तो एनर्जी अपने किसी काम नहीं आ रही, ठीक है। वो सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग ही बढ़ा रही है। तो एसी के अंदर क्या है, एनर्जी लॉस बहुत कम होता है, इसके अंदर एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है, एनर्जी लॉस इज़ हाई, ठीक है। ये है एसी और डीसी की खास बात। एसी का ग्राफ इस तरह से बनता है और डीसी का ग्राफ हमारे पास क्या होगा, सीधा, ठीक है। ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। या फिर हम इसमें कई बार इसको ऐसे भी बना देते हैं, ये भी डीसी है, देखो इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। डायरेक्शन का मतलब ऊपर नीचे नहीं हो रहा, इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसके अंदर इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग डीसी। आपने सुना है कई बार लाइट डिम हो जाती है, तेज़ हो जाती है, तो उसमें फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। तो ये है आपके पास एसी और डीसी। घरों में कौन सा यूज़ होता है, एसी, और बैटरीज में डीसी होता है, ठीक है। तो ये था आपका अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस। एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो हम जो कर रहे थे वो क्या था, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमें पता लगा कि घरों में हम क्या यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में है खास बात, ये आपको सबको पता ही है कि सबसे आगे क्या होगा, अपने मेन क्या होता है, मीटर होता है, इलेक्ट्रिक मीटर, जिसमें अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, ठीक है। इसमें से ऐसे 2 वायर्स पास हो रही होती हैं, एक होती है हमारे पास लाइव वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो हम 3 टाइप की वायर्स को पढ़ेंगे इसमें, वन इज़ लाइव, अदर इज़ न्यूट्रल एंड थर्ड इज़ अर्थ वायर, ठीक है। तो लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, इनमें से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है, कई बार आ जाता है 1 मार्क में, तो एक बार इसको देखना। तो मीटर के साथ हम जोड़ते हैं फ्यूज़। फ्यूज़ होता है सेफ्टी डिवाइस। आजकल हम इसकी जगह क्या यूज़ करते हैं, एमसीबी आपने सुना है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है इसकी, मिनिएचर सर्किट
ब्रेकर, दिस इज़ MCB। आज से पहले हम फ्यूज़ यूज़ करते थे काफ़ी साल पहले तक, अब हमने टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया और MCB यूज़ करते हैं, ठीक है। ये फ्यूज़ की तरह ही काम करती है, बस फ्यूज़ में क्या होता था, वो एक बार ख़राब हो गया तो नया ही लेकर आना पड़ता था। MCB में ऐसा नहीं है, फ्यूज़ काफ़ी सस्ते होते थे। MCB एक बार तो महंगी है शुरुआत में जब लगाते हैं तो, लेकिन बाद में ये झंझट नहीं रहती कि फ्यूज़ ख़राब हो गया, फ्यूज़ 2-4 अपने घर पे रखो ला के, ये सब अपने को इस चीज़ से बच जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा MC डाउन हो जाती है जब लाइट ज़्यादा तेज़ आ जाए, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, सर्किट ब्रेक कर देना, ताकि हमारे जो अंदर अप्लाइंसेस लगे हुए हैं वो बच जाए, वही काम फ्यूज़ का होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है, यहाँ से अपने पास अलग अलग रूम्स के कनेक्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने पास जितने भी रूम है हम उन सब के कनेक्शन कर देते हैं, और ये सारे के सारे मिलके न्यूट्रल वायर में मिल जाते हैं। न्यूट्रल वायर में क्यों, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। चैप्टर नंबर 12 में हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट चलेगा, ठीक है। तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा तो कैसे होगा। तो हमारे पास जो वायर है, लाइव वायर, न्यूट्रल और अर्थ वायर, तो इनके फंक्शन से एक बार हम देखते हैं। एक बार आप यहाँ तक नोट कर लो, ये हमारे पास है तीनों के तीनों वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, ठीक है। लाइव वायर होती है जिसका पोटेंशियल होता है हाई पोटेंशियल, मतलब 220 वोल्ट की होती है लाइन ये। न्यूट्रल वायर होती है जिसका पोटेंशियल होता है 0। तो लाइव और न्यूट्रल आपस में सर्किट को कंप्लीट करती है। हम लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में अपना इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाते हैं, ठीक है, ताकि हाई से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में होता हुआ करंट लो की तरफ चला जाए, ठीक है। उसके बाद अपने पास जो न्यूट्रल वायर है, हाँ, लाइव वायर का कलर होता है रेड, न्यूट्रल वायर का ब्लैक और अर्थ वायर का ग्रीन, ठीक है। तो इसमें आता है कि अर्थ वायर का भी 0 पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, न्यूट्रल का भी 0 या लो है। तो हम 2 वायर्स को यूज़ करते हैं। तो अर्थ वायर का काम होता है जो एक्स्ट्रा चार्ज है, जो लीकेज है चार्ज की, उसको अर्थ में पहुंचाना, क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर हम एक्स्ट्रा करंट को पहुंचा देते हैं, ठीक है, ताकि हम सेफ रहें। कई बार ऐसा होता है जैसे बारिश में दीवारें करंट मारती है, कई बार आपने हुआ कि कूलर को टच किया, करंट लगा, तो वो सब होता है चार्ज लीक होने की वजह से, ठीक है। और उस लीकेज वाले चार्ज को अर्थिंग नीचे कर देती है, अर्थ में पहुंचा देती है, ठीक है। तो इस वजह से हम बच जाते हैं। तो ये 3 टाइप की वायर हैं जो आपसे पूछी जाती है कि बताइए न्यूट्रल वायर का कलर क्या है, या फिर ब्लैक वाली वायर को कौन सी होती है, या फिर अर्थिंग वायर को हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, सर्किट छोटा हो जाना। सर्किट छोटा हो जाने का मतलब है कि जब हम कोई अप्लायंस ही ना लगाएं, या फिर जब लाइव और न्यूट्रल डायरेक्ट टच हो जाए। तो लाइव और न्यूट्रल जब डायरेक्ट टच होंगी तो 220 से सीधा 0 पोटेंशियल पे, ठीक है। देखो वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू इंस्ट्रूमेंट, तो जब वो डायरेक्ट टच हो जाएंगी तो इतना सारा पोटेंशियल एकदम से ही जब करंट चलाएगा तो जिसकी वजह से स्पार्किंग हो जाती है और आग लग सकती है, ठीक है। ओवरलोडिंग में क्या होगा, हमारे पास एक सिंगल सॉकेट है, आपने लगा के मल्टीप्लग उसके अंदर हाई अप्लायंसेस को लगा दिया, हाई पावर वाले अप्लायंसेस, ठीक है, जिनकी पावर रेटिंग ज़्यादा है, जिनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा करंट खींचेंगे। ज़्यादा करंट खींचने से क्या होगा, हीटिंग ज़्यादा होगी, H=I²RT, ठीक है, जिसकी वजह से वायर पिघलना शुरू हो जाती है। तो हमें उस चीज़ से ही बचना है। तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट है जो हमारे लिए समस्या रहती है। तो इसका इलाज क्या है, शॉर्ट सर्किट का तो अपने को पता ही है कि क्या हो रहा है, कि लाइव और न्यूट्रल डायरेक्ट आ गई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे वायर्स को कवर करके रखते हैं प्लास्टिक इंसुलेटर से, ताकि वायर्स डायरेक्ट आपस में टच ना हो। अदरवाइज़ हमें थोड़ा वायर्स को दूर दूर करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अपने पास देखिए, जैसे अपने पास ये वायर है, हमने इसके ऊपर ऐसे प्लास्टिक की कवरिंग कर रखी है, जिसकी वजह से ये आपस में टच हो भी जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको छील के टच करूँगा तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, ओके। और ओवरलोडिंग में क्या होगा, हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लग, एक ही स्विच के अंदर लगा देते हैं। तो मल्टीप्लग कम से कम यूज़ करो, अगर करते हो तो उसमें हाई पावर का एक ही रखो, बाकी लो पावर अप्लायंस रखो, यानी कि टीवी के साथ आप अडाप्टर यूज़ कर लो, ठीक है। या फिर जहाँ पर आपने लैपटॉप चार्जिंग पे लगा रखी है, आप कपड़ों पे प्रेस कर रहे हो, तो वहाँ पर मोबाइल का चार्जर यूज़ करो। मतलब ऐसा ना हो कि आप एक ही चीज़ के अंदर ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ओके। उसके बाद हमने जो सीखा था वो था फ्यूज़। फ्यूज़ क्या करता है, एक सेफ्टी डिवाइस है। तो फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। इसकी खास बात होती है, इसका रेजिस्टेंस होता है थोड़ा सा ज़्यादा और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है थोड़ा सा कम। MP मतलब यहाँ पर है मेल्टिंग पॉइंट से, ठीक है। इट इज़ एन एलॉय, ठीक है। फ्यूज़ वायर जो होती है ये एक एलॉय होती है, ठीक है, एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। तो ये एलॉय का खास बात है, इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है। और ये
इसके ऊपर एक फ़िक्स वैल्यू लिखी होती है, यानी कि अगर करंट की वैल्यू से ज़्यादा हो गई तो वो पिघल जाएगा, अगर करंट की वैल्यू से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा हो गई तो पिघल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही करंट ज़्यादा होगा, शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम से ज़्यादा करंट चलता है या ओवरलोडिंग की वजह से करंट ज़्यादा चलता है, तो फ्यूज़ वायर पहले पिघल जाती है। फ्यूज़ वायर आती है अपने पास 5 रुपये की या 5 रुपये के 2 आते हैं। आपने इन्वर्टर में देखा होगा, इन्वर्टर का जो आपका बॉक्स है, बैटरी नहीं, इन्वर्टर वाला जो बॉक्स है, उसके पीछे एक ब्लैक कलर का नोट है। ठीक है, आप उसको घुमा के निकाल के दे सकते हैं, वहाँ पे फ्यूज़ वायर है, लेकिन पेरेंट्स की परमिशन ज़रूर ले लेना। ठीक है, कभी एक्सपेरिमेंट करो और फिर कहो कि इन्वर्टर क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्यूज़ वायर के ऊपर एक पर्टिकुलर रेटिंग लिखी होती है कि इससे ज़्यादा अगर करंट हो गया तो ठीक है, पटाखे की आवाज़ आ जाएगी, फिर देखते रहो, ढूंढते रहो कि कहाँ गए। उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है कम। अब इसमें समस्या ये थी कि हाँ, इसको यूज़ क्यों करते हैं, तो इसको हम लगाते हैं अप्लाइंस से जस्ट पहले। ठीक है, अप्लाइंस के पहले लगाते हैं या फिर मेन सर्किट में ही लगा देते हैं शुरुआत में ही, कि अगर करंट शुरू में ज़्यादा है तो फ्यूज़ वहीं की वहीं उड़ जाए और हमारा जो है 25,000 का AC बच जाए एज़ कम्पेयर टू 5 रुपये के फ्यूज़ के मुकाबले, या 15,000 का TV बच जाए, या आजकल तो LED काफ़ी महंगी आ चुकी है, 1 लाख 1.5 लाख तक की भी आती है। हमें बात करनी है फ्यूज़ की कि इसके सस्ते होने का फ़ायदा है, ये हमारे महंगे अप्लाइंसेस को बचा लेता है। लेकिन फ्यूज़ के अंदर एक झंझट थी जो मैंने आपको बताया, ये पिघला तो ख़राब। ठीक है, हम उसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज़ की जगह क्या यूज़ किया जाता है, MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके, चैप्टर के लास्ट पेज जो है आपका NCERT में, उसके अंदर से एक क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर जो हमने किया है, इसमें फ्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, MCB के ऊपर, शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग और ये वायर्स के ऊपर। ओके, तो इस चैप्टर के अपने सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, वो है इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। हम उसके बारे में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।